वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें हमारे सामने एक फ्लो चार्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का, कि इस वाले चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करवाते हैं। ठीक है, उसके कुछ नैरो यूटिलेरियन रीजन्स हो सकते हैं, ब्रॉड यूटिलेरियन रीजन्स हो सकते हैं, या फिर एथिकल रीजन्स भी हो सकते हैं, और फिर आजकल तो एक और चल रहा है ना, एस्थेटिक रीजन, ASTHETIC, एस्थेटिक रीजन, कि भाई फूल की स्मेल बढ़िया होती है, घास में चलने में मज़ा आता है। ठीक है, फ्लावर्स वगैरह किसी को गिफ्ट कर सकते हो, तो एस्थेटिक रीजन्स भी हो सकते हैं। इस रीजन से हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करवाने के लिए कुछ ग्लोबल लेवल पे कुछ समिट्स हुए, जैसे अर्थ समिट कब हुआ था, वर्ल्ड समिट कब हुआ था, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कैसे आप कंजर्व करवा सकते हैं, कुछ होते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स, कुछ होते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू को हम क्या बोलते हैं, ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। एक्स सिटू को क्या बोल सकते हैं, ऑफ साइट कंजर्वेशन कह सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हो गए। ठीक है, फिर डाइवर्सिटी जो होती है वो इकोलॉजिकल लेवल पे देखने को मिलती है, स्पीशीज लेवल पे देखने को मिलती है। ठीक है, जेनेटिक लेवल पे देखने को मिलती है। जेनेटिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है, जिसमें रोवोल्फिया रेसरपाइन वगैरह, हाँ रोवोल्फिया वोमिटोरिया का एग्जाम्पल था, जिसमें रेसरपाइन देखने को मिल रहा था। रेसरपाइन जो हिमालय रीजन से मिल रहे थे। ठीक है, जो बीपी वगैरह के ट्रीटमेंट में काम दे रहा था। तो जेनेटिक लेवल पे हो सकती है, स्पीशीज लेवल पे हो सकती है, इकोलॉजिकल लेवल पे हो सकती है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। ठीक है, यह सब पता होना चाहिए। फिर लैटिट्यूड का इफेक्ट क्या होता है बायोडाइवर्सिटी पे, स्पीसीज एरिया रिचनेस रिलेशनशिप क्या होता है, किसने दिया था, ये सब पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही तो उसके 4 रीजन्स होते हैं, 4 इविल क्वाड्रेट होते हैं। तो वो कौन कौन से, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पेशीज इन्वेशन, को एक्सटिंक्शन, ये रीजन्स हो गए। तो ये सब कुछ आपको इनका बेसिकली आइडिया होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट फीचर्स मेक अ कम्युनिटी स्टेबल, कि कोई भी कम्युनिटी है वो कब स्टेबल होगी, तो कौन कौन से उसमें फीचर्स होने चाहिए जिससे हम कह सकते हैं कि ये वाली कम्युनिटी स्टेबल है। तो देखो, पहला रीजन है रेजिस्टेंस टू इनफ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस। अगर मान लो इन्वायरमेंट में कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो उसके खिलाफ उस स्पीशीज के पास या फिर उस कम्युनिटी के पास क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो कम्युनिटी कैसी है, स्टेबल है। ठीक है, लेसर वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, की जो भी डिस्टर्बेंस वगैरह आ रहा है उससे उसकी प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फर्क ना पड़े, तो ये एक रीज़न हो गया। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ इन्वेशन, अगर बाहर से कोई एलियन स्पीशीज आ गई, उसके आने से उस नेटिव स्पीशीज को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब जाके वो कम्युनिटी क्या रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो वो कम्युनिटी कैसी हो जाएगी, इनस्टेबल हो जाएगी। इन द पास्ट विच फैक्टर वुड हैव कंज्यूम ए मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, पास्ट के अंदर क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से मास एक्सटेंशन हुआ है। और अभी हमें पता है कि 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं एंड 6th वाला इज ऑन गोइंग, 6th वाला इज ऑन गोइंग। और ये क्या है, 100 to 1000 टाइम्स ज़्यादा फास्टर है ये 6th वाला एक्सटेंशन। क्यों, क्योंकि इसमें अब ह्यूमंस भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट आ गया, जिसकी वजह से एक्सटेंशन फास्ट हो चुका है। तो एज पर साइंटिस्ट द फॉलोइंग वुड हैव ट्रिगर्ड द मास एक्सटेंशन। मास एक्सटेंशन किन किन चीज़ों से हुआ है वो देखो। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, कि भाई आज टेम्परेचर मतलब कुछ टाइम से टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस चलता हुआ आ रहा था, लेकिन अचानक से मान लो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशंस वगैरह आ रहे हैं, इससे हो सकता है। वहाँ पे हो सकता है उस गिवन एरिया में कोई, यहाँ पे कुछ स्पीशीज रहती है और इस स्पीशीज के ऊपर मान लो कोई मीटियोराइट आके गिर जाए, ठीक है, तो इनका एक्सटेंशन हो सकता है। फिर और क्या हो सकता है, एमिशन ऑफ लिथल, या फिर आसपास में मान लो कोई फैक्ट्रीज वगैरह है, या फिर कुछ कुछ भी हो सकता है ना, तो ह्यूमन एक्टिविटी कुछ हार्मफुल गैसेज वगैरह रिलीज आउट हो रही है, तो उससे भी एक्सटेंशन हो सकता है। आउटबर्स्ट ऑफ गामा रेडिएशन, भाई गामा रेडिएशन सुपरनोवा सन वगैरह से डायरेक्टली आ रहे हैं, उससे भी एक्सटेंशन हो सकता है। या फिर टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से भी हो सकता है, इरेगुलर मूवमेंट से। तो ये कुछ रीजन हो गए जिससे मास एक्सटेंशन हो सकता है, इनको अच्छे से याद कर लेना। पहला कौन सा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, दूसरा है मीटियोराइट्स वगैरह का आना, तीसरा है कुछ हार्मफुल गैसेस का रिलीज होना, फिर क्या है, कुछ गामा रेडिएशन सुपरनोवा वगैरह का आना, या फिर प्लेटलेट्स का मूवमेंट वगैरह। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो देखो मास एक्सटेंशन का हो चुका है, ठीक है, पता है हमें 5 मास एक्सटेंशन अभी तक हो चुके हैं एंड 6th वाला इज ऑन गोइंग। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वास्ट डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर वास्ट डाइवर्सिटी क्यों है। देखो एक रीजन तो है कि हम इक्वेटर के पास में लाई करते हैं, EQUATOR, यहाँ पे कुछ ट्रॉपिकल कंडीशंस होती है, यहाँ पे
ट्रॉपिकल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, अलग अलग बायोम्स मिलते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, वास्ट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी की उसका रीज़न है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे मुंबई जैसा मतलब कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट है, तो अलग अलग रीजन से मतलब अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन है, अलग अलग बायोम्स है, और उन अलग अलग बायोम्स में अलग अलग स्पीशीज़ पाई जाएगी, तो बायोडाइवर्सिटी इसलिए यहाँ पे इंक्रीज है। जैसे यहाँ पे रेन फॉरेस्ट भी पाए जाएंगे, यहाँ डेजर्ट भी पाए जाएंगे, यहाँ पे कोरल रीफ्स भी पाई जाएंगी। इन सब के यहाँ होने से डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है, तो डाइवर्सिटी भी हमें इंक्रीज्ड देखने को मिलेगी इन इंडिया एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे वगैरह। नेम एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम विद हाई प्रोडक्टिविटी। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का नाम बताना जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, तो जैसे क्रॉप फील्ड वगैरह, ठीक है, क्रॉप फील्ड वगैरह जो होती है उसमें सेम टाइप के प्लांट वगैरह ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, सेम पैटर्न्स वगैरह में, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर फील्ड हो गया ऑफ व्हीट एंड पैडी, यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्रोडक्टिविटी कैसी देखने को मिलेगी, हाई प्रोडक्टिविटी इज हायर इन these areas, in these ecosystem. In the IUCN Red List, what does red represent? IUCN का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल, या लिख देता हूं मैं, IUCN का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, यानी बचाने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, उसका फुल फॉर्म हो गया आईयूसीएन का। इस आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट होती है, ठीक है, जो हर साल ये छापते हैं, उसमें रेड का मतलब क्या होता है, तो इट इज़ यूज्ड, रेड का मतलब होता है इट इज़ यूज्ड टू रेफर, ये उस टैक्सा को रेफर करते हैं विद द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है, जब से जिसको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है किसका, एक्सटिंक्शन का, जिसको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है एक्सटिंक्शन का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है तो इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि इनको इससे इश्क है। हाउ कैन द प्रिवेलिंग रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन बी डिक्लाइंड बाय 30% सोलली थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो अभी जो भी एक्सटिंक्शन चल रहा है, मास एक्सटिंक्शन वगैरह चल रहा है, उसको मैं 30% रोक सकता हूँ, 30% उसको डिक्लाइन कर सकता हूँ। कैसे, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट का प्रोटेक्शन कर दूं। तो हॉटस्पॉट वो वाले एरियाज होते हैं जहां पे कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज बहुत ही ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में पाई जाती है, ठीक है, उनको हॉटस्पॉट एरियाज बोलते हैं। अगर मैं इनको बचा लूंगा तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी स्पीशीज है, छोटा सा एरिया होता है लेकिन स्पीशीज यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, ठीक है, हाईली डेंस स्पीशीज होती है लेकिन एरिया काफ़ी छोटा सा होता है। तो अगर मैं इनको प्रोटेक्ट कर लूंगा तो मेरी बहुत सारी स्पीशीज कंजर्व हो जाएगी, तो जो उनका एक्सटिंक्शन रेट है वो भी 30% तक डिक्लाइन हो सकता है। तो लिखा भी है हॉटस्पॉट्स आर स्पीशीज रिच एरियाज, ठीक है, ये कौन से एरियाज हैं जहाँ पे स्पीशीज बहुत ज़्यादा पाई जाएंगी, प्रिसाइसली दोज अंडर ह्यूमन थ्रेट, ठीक है, और ये वो जगह होती है जो ह्यूमन थ्रेट में होती है, ठीक है, अगर ह्यूमन की एक्टिविटीज वगैरह होंगी तो यहाँ पे स्पीशीज बहुत जल्दी लॉस्ट हो सकती है। अगर मैं इनको बचा लूंगा, प्रोटेक्टिंग दैम कैन सिग्निफिकेंटली, अगर इनको बचा लूंगा तो जो एक्सटिंक्शन चल रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दिस कैन बी प्रिजर्व एज सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, ठीक है, इनको सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क में इंक्लूड करके संभाला जा सकता है। तो हॉटस्पॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 34 हॉटस्पॉट आई गेस, उनमें से 3 तो इंडिया के अंदर ही है। हाँ ये देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, तो देखो ये कौन सा रीजन हो गया, ये हिमालयन रीजन हो गया, हिमालयन रीजन्स हो गया, ये इंडो बर्मा रीजन हो गया, इंडो बर्मा रीजन हो चुका है, और ये वाला कौन सा रीजन हो चुका है, ये वाला हो चुका है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाला रीजन, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका वाला रीजन हो चुका है, ठीक है। 34 33 समथिंग अराउंड हॉटस्पॉट है टोटल, उनमें से 3 इंडिया में पाए जाते हैं, कौन कौन से, हिमालयंस रीजन वाले, फिर कौन से, इंडो बर्मा एंड वेस्टर्न घाट, एक और है, ठीक है, सुराल लैंड्स वगैरह ये भी पाया जाता है। तो ये कुछ हॉटस्पॉट है। स्टेट अ डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीशीज, की भाई एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है एंड एक्सोटिक स्पीशीज क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस बताना है।
एक्सोटिक स्पीशीज आर डिराइव्ड इनटू अ ज्योग्राफिकल एरिया फ्रॉम अनदर ज्योग्राफिकल एरिया वेयर एंडेमिक स्पीशीज आर नेटिव स्पीशीज। ठीक है, एक्सोटिक स्पीशीज क्या होती है, जो बाहर वगैरह से आई होती है, किसी दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया से आई होती है, उसको एक्सोटिक कह देंगे। एंडेमिक क्या होती है, जो उस वाले पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ही पाई जाती है और वहीं पे मिलेगी, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेगी, तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर ही रेस्ट्रिक्ट रहती है, वहीं मिलती है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी, उसको तो कहेंगे एंडेमिक। जो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अलावा कहीं और भी मिल सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोटिक। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी के बीच में एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। द डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया आर रेफर टू स्पीशीज डाइवर्सिटी, कि किसी पर्टिकुलर गिवन एरिया के अंदर कितने टाइप की अलग अलग स्पीशीज पाई जाती है, कितने टाइप की अलग अलग स्पीशीज पाई जाती है, इसको तो बोलेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी, इसको तो क्या बोल देंगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी। वेयर एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम, कि भाई एक पर्टिकुलर जगह पे कितने टाइप के मेरे को इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे, इसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको हम क्या बोल देंगे, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन रोवोल्फिया। रोवोल्फिया वोमिटोरिया के अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन आ रहा था, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। दिस प्लांट इज अ सोर्स ऑफ ड्रग, ये जो रोवोल्फिया वोमिटोरिया होता है ना, ये जो प्लांट होता है, जो हिमालयन रीजन्स में पाया जाता है, ये प्लांट एक ड्रग का सोर्स होता है, उस ड्रग का नाम होता है रेसरपाइन। ठीक है, रेसरपाइन नाम की एक ड्रग का सोर्स होता है, विच सर्व्स एज ट्रांसक्यूलाइजर। ये दवाई रेसरपाइन किसकी तरह काम करता है, ट्रांसक्यूलाइजर की तरह काम करता है, हाइपर टेंशन वगैरह रिड्यूस करता है, हाइपर टेंशन एंड बीपी को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। इट जेनेटिक वेरिएशन कैन बी इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन क्या है, कंसंट्रेशन पे, कि जो अपर वाले हिमालय रीजन्स में पाए जाएंगे रेसरपाइन्स, ठीक है, इनमें तो ज़्यादा मिलेगा, सॉरी इन वाले प्लांट्स में तो ज़्यादा रेसरपाइन मिलेगा वो, ठीक है, और जो लोअर साइड में रोवोल्फिया वोमिटोरिया पाए जा रहे हैं, इनमें थोड़ा कम मिलता है रेसरपाइन। ठीक है, जो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इस प्लांट में। ठीक है, ऐसा कुछ है, इनसे हम रेसरपाइन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, डिस्क्राइब द रेड डेटा बुक। भाई की रेड डेटा बुक क्या है, तो रेड डेटा बुक बेटा जी होता है कलेक्शन, किसका कलेक्शन, रिकॉर्ड्स का कलेक्शन। किसका कलेक्शन होगा, रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होगा, या फिर किसी डेटा का कलेक्शन होगा। किसके डेटा का, किसके रिकॉर्ड का, किसके डेटा का, किसी स्पीशीज के रिकॉर्ड या फिर उसके डेटा का कलेक्शन होगा जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, ठीक है, जिनको हमें बचाना है। ठीक है, ऐसा किसने कहा, IUCN ने, इसको हम कहेंगे रेड डेटा बुक। व्हाट इज जीन पूल, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, ठीक है, इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पॉपुलेशन के कितने जीन्स मेरे को पाए जा रहे हैं, सभी इंडिविजुअल्स को मिला के, उसको मैं क्या बोलता हूँ, जीन पूल बोलता हूँ। इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स, जितने भी जीन्स पाए जाएंगे उस पॉपुलेशन के हर एक इंडिविजुअल में, ठीक है, कुछ चेंज भी तो हो सकते हैं ना जीन, उन सब जीन्स का अगर मैं सम टोटल कर देता हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। What do you mean by फ्रूगीफोरस, वो वाले एनिमल्स जो क्या खाएं, फ्रूट खाएं, वो क्या खाएं, फ्रूट खाएं, उनको हम क्या कहेंगे, फ्रूगीफोरस कहेंगे। तो फ्रूट ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज फ्रूगीफोरस। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, फ्रूगीफोरस है, ये सब क्या है, फ्रूगी, दे ऑल आर नोन एज फ्रूगीफोरस, बोल रहा हूँ, वोरस है, VOROUS, फ्रूगीफोरस, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। एक्सपेंड IUCN, देखो फुल फॉर्म आ भी गई और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। इंटरनेशनल यूनियन है बचाने के लिए, किसको, नेचर को और नेचर से मिलने वाली रिसोर्सेस को, तो इसको हम बोलते हैं IUCN। व्हाट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग, किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, क्या क्या बायोलॉजिकल चीज़ें मिल रही हैं और उनसे कैसे कैसे मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ, इसको हम बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। एंडेमिज्म क्या होता है, वो वाली स्पीशीज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाएगी और कहीं पे भी नहीं मिलेगी, रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम बोलते हैं एंडेमिज्म। इट इज यूज टू इलस्ट्रेट, बायो प्रोस्पेक्टिव बता रहे हैं, इट इज यूज टू इलस्ट्रेट, समझाने के लिए है, द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, ये वाली प्रोसेस में हम डिस्कवरी करते हैं किसकी, बायोलॉजिकल थिंग्स की, मैटर की, और उसका कमर्शियलाइजेशन करते हैं और उसको बेचने के तरीके सोचते हैं और उससे नए नए प्रोडक्ट बना के उसको बेचते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बायो प्रोस्पेक्टिंग। एंडेमिज्म,
एंडेमिज्म एट्रीब्यूट टू द स्पीशीज, एंडेमिज्म वो वाली स्पीशीज के लिए हम कहते हैं जो यूनिक होती है और किसी पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाएगी और कहीं पाई नहीं जाएगी, फाउंड नॉट एनीवेयर एल्स, उसको हम बोलते हैं एंडेमिज्म। और इस स्पीशीज को बोलेंगे एंडेमिक स्पीशीज। चलो शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। स्टेट द करंट अकरेंस ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मास एक्सटिंक्शन। देखो मास एक्सटिंक्शन तो पहले भी हुए, प्रीवियसली भी मास एक्सटिंक्शन हुए, अब भी चल रहा है एक्सटिंक्शन सिक्स्थ वाला, बार बार बोल रहा हूँ तो याद कर लेना, ठीक है। 5 पहले हो चुके हैं और अब भी चल रहा है सिक्स्थ वाला। पहले वाले में और अब वाले में डिफरेंस क्या है? देखो पहले वाले में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं था, वो नेचुरल क्लैमिटी वगैरह की वजह से हुआ था। अब क्या है, ह्यूमन जो है वो रिसोर्सेज को अंधाधुंध यूज करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट करते हुए चल रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इससे एक्सटिंक्शन क्या हो चुका है, फास्ट हो चुका है, 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्रीवियस मास एक्सटिंक्शंस। तो देखिए स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन द अर्लियर टाइम अकर्ड, पहले के समय में स्पीशीज एक्सटिंक्शन क्यों हुआ था? नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से। किसकी वजह से? नेचुरल क्लैमिटी, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनो वगैरह फट गया, लैंडस्लाइड हो गई है, ठीक है, फ्लड वगैरह आ चुके हैं इन रीजन की वजह से। लेकिन आज के समय में द कॉज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन इज ह्यूमन, आज के समय में स्पीशीज के एक्सटिंक्शन कॉज कौन है? ह्यूमन है, ठीक है, ये डिफरेंस है। Which of the following according to you is the major cause of loss of biodiversity amongst the 4 main causes of biodiversity? बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 कारण होते हैं, ठीक है, क्या कितने कारण होते हैं? 4। पहला है हैबिटेट, इसको याद कर लेना, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। दूजा क्या है? एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ठीक है, किसी बाहर से किसी एलियन स्पीशीज का आक्रमण हो चुका है। तीसरा क्या है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर EXPLOITATION, जो स्टीलर काऊ वगैरह केस में था। एंड द फोर्थ वन इज को एक्सटिंक्शन, कि तुम जा रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तो वो वाला को EXTINCTION, को एक्सटिंक्शन। ये 4 कारण है। इन चारों में से प्रोमिनेंट रीजन कौन सा है बायोडाइवर्सिटी लॉस का? तो एनसीईआरटी साफ साफ कहती है हैबिटेट लॉस एंड द फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, ये मेन रीजन है किसके लॉस का? स्पीशीज के लॉस का या फिर बायोडाइवर्सिटी के लॉस का। देखिए हैबिटेट लॉस, ठीक है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस और जो फ्रैगमेंटेशन होता है ना, ये मेन कारण होता है। ये क्या होता है? मेन कारण होता है किसका? बायोडाइवर्सिटी के लॉस का। ये क्या होता है? मेन कारण होता है बायोडाइवर्सिटी का लॉस का। क्लियरिंग एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हम जो फॉरेस्ट जो लैंड होती है उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है ना। अब ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमें रहने को जगह ज़्यादा चाहिए, रहने को जगह ज़्यादा चाहिए, तो हम फॉरेस्ट को ज़्यादा क्लियर करेंगे। अगर फॉरेस्ट को हम क्लियर कर देंगे तो एनिमल्स वगैरह का घर ही नहीं रहेगा, घर ही नहीं रहेगा तो स्पीशीज़ कैसे सर्वाइव करेगी? वो स्पीशीज़ अगर लुप्त हो जाएंगी तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। तो हम उन हैबिटेट को क्या कर रहे हैं? एकदम से क्लियर कर रहे हैं, या फिर उनको स्मॉल पार्ट में या फिर फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से जो बर्ड्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, ये दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं या फिर सही सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है? डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना। और बर्ड्स, मैमल, इन सब में भी सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन का खतरा होता है। एनसीईआरटी कहती है एम्फीबियंस को, एम्फीबियंस आर एट द मोर वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। हाउ कैन द लॉस ऑफ वन स्पीशीज लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अनदर स्पीशीज? यानी ये पूछ रहे हैं को EXTINCTION, घुमा फिरा के सेम ही चीज़ें पूछने लग रहे हैं और कुछ नहीं है। को एक्सटिंक्शन कैसे, मतलब एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज कैसे लॉस्ट होती है वो पूछ रहे हैं। कि मान लो एक स्पीशीज़ है, ठीक है, ये है, मान लो कुछ भी है, एक ए स्पीशीज़ है, ठीक है, इस ए स्पीशीज़ से मान लो ये बी वाली स्पीशीज़ और ये सी वाली स्पीशीज़ खाना लेते हैं, ठीक है, ये सी वाली स्पीशीज़ और बी वाली स्पीशीज़ किसको खा के जी रहे हैं? ए को। अगर ए हट जाएगी तो बी किसको खाएगा? सी किसको खाएगा? तो बी एंड सी भी तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो एक के हटने से बाकी भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन, इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। हम तो चले सजना, तुम भी हमारे साथ साथ चल लो टाइप। इट कैन बी एक्सप्लेन विया को एक्सटिंक्शन वेयर द एक्सटिंक्शन ऑफ टू, देखो दो म्यूचुअली इंटरेक्टेड स्पीशीज, कोई अगर दो म्यूचुअली इंटरेक्टेड, म्यूचुअली यानी प्लस प्लस टाइप का एसोसिएशन है, दो स्पीशीज हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मान लो 2 लवर्स हैं, ठीक है, एक ये है
और एक ये है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर मैं एक को मार देता हूँ, एक को क्या कर देता हूँ, मार देता हूँ, तो दूसरे वाला या फिर दूसरे वाली अपने आप उसकी यादों में मर जाते हैं ना। तो दो म्यूचुअली डिपेंडेंट स्पीशीज़ है, अगर एक को हटा दूंगा तो दूसरी वाली अपने आप हट जाती है। टेक प्लेस फॉर इंस्टेंस द एक्सटिंक्शन ऑफ होस्ट फिश, एक होस्ट फिश है मान लो, अगर इसका एक्सटिंक्शन हो जाएगा तो वो सारे पैरासाइट जो इस होस्ट फिश के ऊपर सर्वाइव कर रहे थे वो सारे भी क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। कैन द बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल कम्युनिटी बी कॉन्स्टेंट फॉर ओवर 100 ईयर्स, ये पूछ रहे हैं कि क्या बायोडाइवर्सिटी और उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कॉन्स्टेंट हो सकती है ऑलमोस्ट 100 साल तक। तो इसका आंसर है नहीं भाई, बीच बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, हैबिटेट में कुछ चेंज हो रहा होगा, एंड रिसोर्सेज भी तो क्या होती है, RESOURCES, रिसोर्सेज भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो हमेशा तो सेम टाइप की रिसोर्सेज उनको नहीं अवेलेबल रहेगी, तो क्या प्रोडक्टिविटी उनकी हमेशा मेंटेन रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। देखो आंसर भी यही है, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि जो नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल हैबिटेट होता है, क्योंकि जो नेचुरल हैबिटेट होता है इज़ नेवर मेंटेन इन रियल, वो हमेशा सेम नहीं रहेगा, क्योंकि जो उसमें रिसोर्सेज होती हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, उनका अबंडेंस नहीं, उनका भंडार नहीं है, वो क्या होती हैं, धीरे धीरे कम होती हैं। तो इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी भी सेम नहीं रहेगी। मोर ओवर जो और अदर जो एबायोटिक फैक्टर्स है वो भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो इस रीज़न से प्रोडक्टिविटी सेम नहीं रहेगी। वाई इज़ देयर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स देन इन टेम्परेट रीजन्स, कि भाई जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं उनमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों होती है, और जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं जिनमें माइनस में टेम्परेचर होता है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा कुछ, -35 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर जहाँ देखने को मिलेगा, तो ये पूछ रहे हैं कि जो टेम्परेट कंडीशंस होती हैं या फिर टेम्परेट रीजन्स होते हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होती है बहुत ही कम, और जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होती है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो इसका कारण क्या है, तो ये वाला क्वेश्चन मान लगा लेना यहाँ पे 5 स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ बिकॉज, इसका कारण है क्योंकि जो रीजन्स होते हैं, ठीक है, कौन से वाले, ट्रॉपिकल वाले, ये थोड़े से कम डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे लेस वेरिएशन देखने को मिलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन में। अरे हमें पता है ना कि अब मानसून है तो 4 महीने चलेगा, गर्मियाँ है तो 3 महीने चलेगी, सर्दियाँ है तो 4-5 महीने चलेगी, तो हमें पता है भाई टेम्परेचर वगैरह फिक्स है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन फिक्स है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं देखने को मिलते। तो पहला रीज़न हो चुका ये वाला। दूसरा रीज़न क्या है, दिस इज वाई स्पीशीज हैड ए लॉन्ग, तो स्पीशीज के पास क्या है, लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम मिला है यहाँ पे, ठीक है, स्पीशीज का इवोल्यूशनरी टाइम भी बढ़ गया है यहाँ पे। द इन्वायरमेंट इन टेम्परेट रीजन, जो टेम्परेट रीजन होता है वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस वगैरह आते हैं, पता ही नहीं चलता, आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, कल यहाँ पे एकदम से पानी हो चुका है, अचानक से फ्लड आ चुकी है, तो यहाँ पे प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो स्पीशीज अगर प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगी तो सर्वाइव कैसे करेगी। तो ये रीजन्स हो गए कि टेम्परेट रीजन में स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती है, ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर द फैक्टर दैट डिटरमाइन अ स्पीशीज एज थ्रेटन, वो क्या फैक्टर्स है जिससे तुम ये बता सकते हो कि ये वाली जो स्पीशीज है इसको खतरा है लॉस्ट होने का, इसको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, ठीक है, वो क्या क्या फैक्टर्स है, कैसे बताओगे। तो अगर उनका नंबर कम होता जा रहा है, मान लो कि आज वो लोग 50 है, फिर धीरे धीरे 45 हुए, फिर 30 हो चुके हैं, फिर सडनली 5 हो चुके हैं, तो अगर उनका नंबर डिक्लाइन होता जा रहा है, उनका नंबर क्या होता जा रहा है, डिक्लाइनेशन पे जा रहा है उनके पॉपुलेशन का, तो मतलब वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं जल्द ही। अगर तुमने उसका हैबिटेट वगैरह, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, या फिर वहाँ पे बदलाव ले आए हो, फ्रैगमेंट वगैरह में तोड़ दिए उसको, ठीक है, बीच में से रोड निकाल दिए, तो हैबिटेट लॉस वगैरह की वजह से भी वो क्या हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है। इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ पोइचर, पोइचर्स का मतलब होता है जो इलीगल, ठीक है, जो इलीगल तरीकों से क्या करते हैं, किलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, शिकार करते हैं, उनको हम पोइचर्स बोलते हैं। तो अगर इनकी एक्टिविटीज़ बढ़ रही है बहुत ज़्यादा तो भी क्या होता है कि वहाँ की रहने वाली स्पीशीज़ को खतरा है एक्सटिंक्ट होने का। स्टेट 2 कारण थ्रू विच ह्यूमंस आर बेनिफिटेड फ्रॉम, अच्छा स्टेट 2 तरीके जिससे ह्यूमंस बेनिफिट ले रहे हैं, किससे, बायोडाइवर्सिटी से। तो हमें यहाँ से फूड मिलता है, फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती हैं, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हमें यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलेंगे, ड्रग्स मिल जाएगी, मेडिसिन मिल जाएगी, कंस्ट्रक्शन करने के लिए सामान मिल जाएगा, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए वुड मिल जाती है, हमें यहाँ से बहुत सारी मेडिसिन मिल जाती है प्लांट्स वगैरह से, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, फूड मिलता है, सॉइल इरोजन कंट्रोल होता है फॉरेस्ट से, ठीक है, नेचुरल पॉलिनेटर्स भी यहाँ पे होते हैं।
यह फॉरेस्ट वगैरह और क्या हेल्प करते हैं, बायोडाइवर्सिटी और किस में हेल्प करती है, न्यूट्रिएंट के रिसाइकलिंग वगैरह में हेल्प करती है, फॉस्फोरस को साइकिल करने में, नाइट्रोजन साइकिलिंग में, सल्फर साइकिलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को वापस से इन्वायरमेंट में रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, कारण हो चुके हैं या फिर ये तरीके हैं जिससे ह्यूमन क्या लेता है, बेनिफिट ले सकता है, किससे, बायोडाइवर्सिटी से। इन चीज़ों से हमें बेनिफिट मिलता है। 8th क्वेश्चन, डिफाइन एंडेंजर्ड स्पीशीज विद एन एग्जाम्पल फॉर एंडेंजर्ड प्लांट। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो वाली स्पीशीज होती है बेटा जी जिनको खतरा होता है एक्सटिंक्ट होने का, दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। एक प्लांट स्पीशीज का नाम बताना और एक एनिमल का। तो प्लांट में तो आ गई वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप क्या है, एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज। और साइबेरियन टाइगर क्या है, एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज। साइबेरियन टाइगर क्या है, एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज है। डिफाइन सेक्रेड ग्रुप, व्हाट इज देयर रोल इन द कंजर्वेशन। जब भी मैं सेक्रेड ग्रुप पढ़ता हूँ ना, पता नहीं मेरे को बिश्नोई कम्युनिटी हमेशा याद आ जाती है, BISHNOI, बिश्नोई कम्युनिटी, ठीक है। बिश्नोई कम्युनिटी क्या होती है, जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, इनको ये पवित्र मानते हैं, इनकी ये पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इसलिए याद है। तो सेक्रेड ग्रुप का मतलब होता है वो वाले फॉरेस्ट रीजन या फिर वो वाले बायोम्स वगैरह या फिर वो वाले इकोसिस्टम्स वगैरह जो वहाँ के लोकल्स लोग बचा रहे हैं, ठीक है। उन फॉरेस्ट को कौन बना रहा है, लोकल्स, वहाँ के लोग कंजर्व कर रहे हैं। क्यों कंजर्व करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस पर्सपेक्टिव, वो उनको पवित्र मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इसलिए उसको कंजर्व करते हैं। वहाँ से वो लकड़ियाँ वगैरह ले लेते हैं जो नीचे वगैरह गिरी हुई होती है, वहाँ से वो बेनिफिट भी ले रहे हैं और साथ में उसको क्या करते हैं, कंजर्व भी करते हैं। तो ऐसी जगहों को, ऐसे फॉरेस्ट वगैरह को हम कहते हैं सेक्रेड ग्रुव्स। दे आर सेक्रेड ट्रैक्स विच आर आउटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किनके लिए, वहाँ के रहने वाली लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। दे आर डिवोटेड टू एंसेस्ट्रल स्पिरिट, वो मानते हैं कि उनकी पूर्वजों की आत्माएं वगैरह वहाँ पे रहती हैं, उनके देवता वगैरह वहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए वो लोकल कम्युनिटी क्या करती है, उसको गार्ड करते हैं, ठीक है। थ्रू तैबूस, ठीक है, मतलब चलती हुई धारा है एक उनकी। सोशल ट्रेडिशन, उनका ट्रेडिशन मान सकते हो या फिर तुम, ठीक है, कि उनकी या फिर उनकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मान सकते हो, उनकी रिलीजियस वैल्यूज़ मान सकते हो, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उस गिवन एरिया को बचाते हैं। और ये जो एरिया होते हैं ये रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, जैसे प्लांट्स की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, एनिमल्स की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैसे अरावली हिल्स हो गया, मेघालयाज हो गए, वेस्टर्न घाट हो गए, यहाँ पे हमें सेक्रेड ग्रुप देखने को मिल जाएंगे, जहाँ की लोकल कम्युनिटी उनको क्या करती है, कंजर्व करती है उन फॉरेस्ट एरियाज़ को। इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स जस्टिफाई, ठीक है। जो ट्रॉपिक होते हैं वहाँ पे ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है, नहीं होती। तो मान लो ये अपनी अर्थ है, ये मान लो सन है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे इक्वेटर है, जहाँ पे इक्वेटर है वहीं पे आता है ट्रॉपिकल रीजन, वहीं पे क्या आता है, ट्रॉपिकल रीजन आता है। और पोल्स पे कौन सा आता है, टेम्परेट रीजन, टेम्परेट। अब ट्रॉपिकल के देखो, इक्वेटर के पास में सन, तो यहाँ पे सोलर इनपुट भी ज़्यादा होता है, यहाँ पे क्या होता है, सोलर इनपुट ज़्यादा होता है। अगर सोलर इनपुट ज़्यादा होगा, अगर क्या होगा, सोलर इनपुट ज़्यादा होगा, यानी सनलाइट ज़्यादा आ रही है, सनलाइट ज़्यादा आ रही है, यानी प्लांट को सनलाइट ज़्यादा मिल रही है, सनलाइट ज़्यादा मिल, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा तो ज़्यादा स्टार्च बनेगा, यानी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो प्लांट्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी, प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उन पे सर्वाइव करने वाले इंसेक्ट, एनिमल्स, हर्बीवोर्स, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर हर्बीवोर्स बढ़ेंगे तो उन पे सर्वाइव करने वाले कार्निवोर्स वगैरह बढ़ेंगे। तो ये बात है। तो ये कह रहे हैं कि इज मोर सोलर एनर्जी, क्या ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा सोलर एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है, यस इट इज़ ट्रू। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है ना वहाँ पे सोलर इनपुट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका रीज़न क्या है, द रेज ऑफ द सन पोजेज लेस। तो मान लो अर्थ है और ये सन था, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन है, तो देखो सन से जो रेज आ रही है उसको सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया एटमॉस्फेयर जो उसको कवर करना है। लेकिन पोल्स के साइड में वो डिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए पोल्स में सोलर इनपुट कम होता है और इक्वेटर पे सोलर इनपुट ज़्यादा होता है, और इक्वेटर पे क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन होता है। द रे ऑफ द सन पोजेज लेस एटमोसफेयर, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन के साइड में जो सन से जो रेज आ रही है उनको बहुत कम एटमोसफेयर को क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है, तो वहाँ पे एनर्जी इजिली अवेलेबल होती है, लॉस्ट कम होती है, रिफ्लेक्शन वगैरह में कम लॉस्ट होगी, और वो एनर्जी अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको प्लांट वगैरह ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर द रे ऑफ द सन आर मोर कंसनट्रेटेड। तो अभी देखो ना, ये अर्थ है, यहाँ सन है, तो यहाँ पे जो रे आएगी वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड आएगी ना, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस रीजन, इस वाली जगह यहाँ पे जो रेज आएंगी वो कम कंसनट्रेटेड आएंगी। प्रेजेंस ऑफ डेंस वेजिटेशन, अब जो ट्रॉपिकल रीजन होता है ना वहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, वेजिटेशन वगैरह क्या होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, जो जितनी भी रेज आ रही है उन सबको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं,
ठीक है, जैसा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे सोलर इनपुट ज़्यादा होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एक्सप्लेन हाउ स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज रिड्यूस बाय इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीशीज। अब हमसे पूछा है एलियन स्पीशीज इन्वेशन के बारे में कि अगर मान लो बाहर से कोई स्पीशीज आ गई तो जो नेटिव स्पीशीज है उसको क्या नुकसान है। तो मान लो एक पॉन्ड है, यहाँ पे रहती हैं छोटी छोटी कुछ फिशेज़ वगैरह। अगर मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ वाटर हाइसिंथ वगैरह, तो वाटर हाइसिंथ ने क्या किया, ये पूरा एरिया कवर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे फिशेज़ वगैरह नहीं, यहाँ पे मान लो स्मॉल प्लांट्स है, यहाँ पे क्या स्मॉल प्लांट्स है। ठीक है, तो अब ये वाटर हाइसिंथ ने क्या कर लिया, पूरा एरिया कवर कर दिया। अब यहाँ पे सोलर एनर्जी नहीं आ पाएगी, ठीक है, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, तो इनको सोलर इनपुट नहीं मिलेगा। सोलर इनपुट मिलेगा तो इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो धीरे धीरे इनका नंबर भी कम हो जाएगा। तो एलियन स्पीशीज़ के आने से इनको नुकसान हो रहा है ना, पहला ये हो सकता है। या फिर और चलो देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, इसमें नील पर्च का एग्जाम्पल भी है, पढ़ ही लेते हैं आंसर। व्हेन एन एलियन स्पीशीज अक्वायर अ पर्टिकुलर हैबिटेट, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में जब वो आती है, या तो जानबूझ के या फिर अब बिना जानबूझ के, कुछ स्पीशीज़ क्या हो जाती है वहाँ से, उनके इन्वेशन करने से डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है या फिर एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाती है। कौन सी स्पीशीज, नेटिव स्पीशीज जो वहाँ पे ओरिजिनली पाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंटाना एंड वाटर हाइसिंथ, ठीक है, वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल, ये क्या है, इन्वेसिव साबित हुआ था। किसके लिए, वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज थी उनको सनलाइट वगैरह नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रहा था, क्योंकि कवर कर ले रहा था पूरी जगह को। इन्वेजन ऑफ नील पर्च, दूसरा एग्जाम्पल ऐसे एक नील पर्च है, ये क्या है, अ लार्ज प्रेडेटर फिश, ये एक लार्ज प्रेडेटर फिश होती है जिसको लेक विक्टोरिया के अंदर लाया गया था ईस्ट अफ्रीका के अंदर। तो इसके आने से क्या हुआ, एक्सटिंक्शन हो गया मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ किकिल्ड फिश का। ठीक है, किकिल्ड फिश, मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ किकिल्ड फिश क्या होगी, एक्सटिंक्ट होगी इसके आने से। क्यों, क्योंकि ये नील पर्च क्या करती थी, इनको खा जाती थी। ठीक है, नील पर्च क्या थी, इनका प्रेडेटर था ना, तो इनको खा जाती थी। और जब वो इनको खा जाती थी तो एक टाइम पे इतने कम हो चुके कि अब नील पर्च को कुछ मिल नहीं रहा, तो अल्टीमेटली नील पर्च भी मर जाती थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। तो ये एग्जाम्पल है किसका, एलियन स्पीशीज इन्वेशन का। अगर आ जाए तो आपको ये वाला लिख देना है। हाउ कैन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रिवेंटेड, बायोडाइवर्सिटी के लॉस को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, ये जानना है हमें। तो सबसे पहले देखो इन्होंने यही बता रखा है, द अकरेंस, ये जो अकरेंस होता है डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स का, स्पीशीज़ का, इकोसिस्टम का, जीन पूल का, जीन्स का किसी पर्टिकुलर एरिया में, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसको अगर कंजर्व करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जो हमें मैनेज करनी होंगी। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, नेचुरल कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ यूजफुल प्लांट एंड एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स पाए जाते थे उनके नेचुरल हैबिटेट में अगर उनको कंजर्व कर रहे हैं, तो एक तो वो वाला तरीका हो गया जिसको अपन इन सीटू भी बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। कंजर्विंग क्रूशियल हैबिटेट, ठीक है, उनका नेचुरल हैबिटेट तो कंजर्व करना ही है जहाँ पे वो पाए जाते हैं, उनका जो क्रूशियल हैबिटेट, जैसे पानी के आसपास जहाँ पे वो ब्रीडिंग करने जाते होंगे, ठीक है, जहाँ पे वो मल्टीप्लाई करने जाते होंगे, तो उस एरिया को भी हमें क्या करना है, कंजर्व कर लेना है। नेचुरल हैबिटेट तो कंजर्व करनी है जहाँ पे वो रहते हैं नॉर्मली, और जहाँ पे वो ब्रीड करने जाते हैं उस एरिया को भी कंजर्व कर लेना है। रेगुलेशन ऑन बैनिंग हंटिंग, जो हंटिंग एक्टिविटीज़ चल रही है उस पर हमें क्या लगाना होगा, बैन लगाना होगा। फिर क्या, मान लो कि एक जैसे साइबेरियन क्रेन आती है, ठीक है, इन द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, भरतपुर, तो हमें इंटरनेशनल कन्वेंशन भी करने होंगे कि हमारे अगर कंट्री में आ रहे हैं तो हम उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हमें साइन करने होंगे। और भी हमें ग्लोबल पार्टनर्स बनाने होंगे जो हमें कंजर्वेशन में हेल्प करे, तो वो भी हो चुका है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, हमें लोगों के अंदर इसकी जागरूकता लानी है कि भाई नेचर को हमें बचाना चाहिए, उसके बचाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से, हमें वो बताना है, उसके सिग्निफिकेंस बतानी, इंपॉर्टेंस बतानी है। हम जो ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, जितना हमें ज़रूरत है हमें सिर्फ उतना ही यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा एक्सप्लॉइट उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना यूज़ करो, उसको ओवर एक्सप्लॉइट मत करो। बिसाइड द रिलेशनशिप यूज्ड बाय पॉल एंड्रिच, ठीक है, एक तो रिलेशनशिप थी जो पॉल एंड्रिच ने दी थी। कैन यू अराइव एट अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, क्या तुम कोई दूसरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बता सकते हो जो ये साबित करता है कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी अगर उसके अंदर डाइवर्सिटी इंक्रीज हो तो। ठीक है, ये बताना है। बेसिकली ये तुमसे किसके बारे में पूछ रहे हैं, ये तुमसे डेविड टिलमैन के स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं।
डेविड टिलमैन ने जो स्टेटमेंट दिया था ना, घुमा फिरा के तुमसे वो पूछ रहे हैं। डेविड टिलमैन का स्टेटमेंट क्या था? बायोडाइवर्सिटी अगर इंक्रीज करती है, बायोडाइवर्सिटी अगर इंक्रीज करेगी तो इसके इंक्रीज करने से उस इन्वायरमेंट की, उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी भी क्या करती है? अपने आप इंक्रीज कर देती है। तो देखो क्या है, कंसिडर ए सिनेरियो। तो एग्जांपल लेके बताना है अपने को, खुद से मानने के लिए उनका है। तो एक सिनेरियो डिसाइड करो वेयर डाइवर्स स्पीशीज आर ग्रोइंग, जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज है प्लांट्स वगैरह की। प्लांट्स नर्चर अ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, उस जगह पे जो प्लांट पाए जा रहे हैं वो बहुत सारी अलग अलग इंसेक्ट वगैरह की स्पीशीज को क्या कर रहे हैं? नर्चर कर रहे हैं उनसे, वो इंसेक्ट उससे फायदा ले रही है, प्लांट्स वगैरह से खाना वगैरह ले रही है, ठीक है। और उसी के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। द डिपेंडेंट सिवियरली इफेक्ट द रिलाइंग इंसेक्ट स्पीशीज ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड व्हेन दिस पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज डाई। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि एक मान लो एक प्लांट है, ठीक है, एक एरिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं। इन प्लांट से मान लो कुछ इंसेक्ट्स हैं जो क्या ले रहे हैं? बेनिफिट ले रहे हैं, जो क्या ले रहे हैं? फूड ले रहे हैं। अगर मैं ये प्लांट हटा दूं यहाँ पे, इन या तो इनको हटा दूं या फिर इनका नंबर कम कर दूं, तो जो उनको फूड मिल रहा था उसका अमाउंट कम हो जाएगा। फूड का अमाउंट कम हो जाएगा तो ये इंसेक्ट भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, यानी ये भी धीरे धीरे क्या करेंगे? स्टिंग करेंगे, स्टिंग करेंगे, तो ये स्टेबल नहीं है। तो अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो क्या स्टेबिलिटी भी जा रही है? बिल्कुल जा रही है। फिर वो बता रहे हैं एडिशनली इफ द प्लांट वॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन, अगर प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन और होता है, इस प्लांट से नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प होती है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी में भी हेल्प करता, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करवाने में भी हेल्प करता, ठीक है। तो क्या होगा? अब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी रुक जाएगी, ठीक है, वो इकोलॉजिकल एक्टिविटी, वो न्यूट्रिएंट साइकिल भी रुक चुकी है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? उस इकोसिस्टम की कम हो जाएगी, उसमें अब नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं रहेगा सही से, उस साइकिल में बीच में क्या आ चुका? फुल स्टॉप आ चुका है। दिस वुड ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और अगर नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है अब सही से, तो बाकी प्लांट्स की ग्रोथ भी नहीं होगी, तो इकोसिस्टम स्टेबल कहाँ से होगा? इफ दिस इज फॉलोड एंड अकर रेगुलरली, और ऐसा ही अगर हमेशा चलता रहा तो नेगेटिव इंपैक्ट आएगा पूरे के पूरे किस पे? इकोसिस्टम के ऊपर। तो ये अपने आप से एग्जांपल लेके आपको ये बता देना था, ठीक है। और बेसिकली ओरिजिनली ये स्टेटमेंट किसका था? डेविड टिलमैन का, जिन्होंने कहा था कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। एक्सप्लेन द इकोसिस्टम सर्विस, राइट एनी 4 इकोसिस्टम सर्विस रेंडर्ड बाय नेचुरल इकोसिस्टम। तो तुम्हें इकोलॉजिकल सर्विसेज के नाम बताने कि तुम्हें भाई बायोडाइवर्सिटी से या फिर इकोसिस्टम वगैरह से तुम्हें क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। तो देखो वहाँ से हमें पानी मिल सकता है इकोसिस्टम से, एयर प्योरीफाई होती है क्योंकि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग वगैरह है, गैसियस साइकिल वगैरह चल रही होती है, GASE गैसियस साइकिल वगैरह चल रही होती है, तो एयर भी प्योरीफाई हो रही है। सूखे में एंड फ्लड भी नहीं आते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग चल रही है, सोइल हमेशा फर्टाइल बनी रहती है, ठीक है। रेंडरिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मेंटेन रहता है। प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी, अगर इकोसिस्टम स्टेबल है तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। क्रॉप पॉलिनेशन में हेल्प होती है, ठीक है। और क्या हो सकता है? स्टोरेज साइट ऑफ कार्बन, की कार्बन भी स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स वगैरह, ठीक है। कल्चरल रीजन भी हो सकते हैं, एस्थेटिक रीजन भी हो सकते हैं, एंड स्पिरिचुअल रीजन भी हो सकते हैं। ये फ़ायदे अपने को है, कल्चरल बेनिफिट है, एस्थेटिक बेनिफिट्स हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं, तो ये आपको इसमें लिख देना है। ये बता रखा है कि भाई क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो एयर क्वालिटी हमारी इंप्रूव होती है, क्या इंप्रूव होती है? एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्लाइमेट मेंटेन रहता है, ठीक है, वाटर साइकिल वगैरह मेंटेन रहती है, पोल्यूशन में हेल्प होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल चलती है, वाटर साइकिल चलती है, सॉइल फॉर्मेशन होती रहती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है, यहाँ से फूड मिल जाता है, फाइबर मिल जाते हैं, फ्यूल मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर, नेचुरल मेडिसिन मिल सकती हैं, ठीक है। कुछ एथिकल वैल्यूज़ भी होती है, मॉरल वैल्यूज़ भी होती हैं, रिक्रिएशन के लिए इनको देख के लोग इन्जॉय भी तो करते हैं फ्लावर्स वगैरह को देख के, तो वो रीज़न भी हो सकता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें किससे? इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम से होने वाले बेनिफिट्स मैंने यहाँ बता दिए। आप चाहो तो खुद से ये पिरामिड भी बना सकते हो अपने आंसर में, बहुत अच्छा लगेगा आंसर आपका। वाई डज डाइवर्सिटी अमंग स्पीशीज डिक्लाइन एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर। अगर हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, अगर हम कहाँ से दूर जाते हैं? इक्वेटर से दूर जाते हैं, तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो डिक्रीज क्यों जाती है? देखो इक्वेटर पे होती है हाई बायोडाइवर्सिटी, इक्वेटर पे क्या होगी? हाई बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। तो लेट्स सपोज अगर मान लें यहाँ सन था, ठीक है, तो इक्वेटर पे उसकी रेज वगैरह ज़्यादा कंसनट्रेटेड आ रही है, ठीक है। सोलर इनपुट क्या है? सोलर इनपुट क्या हुआ है यहाँ पे? बढ़ चुका है। सोलर इनपुट बढ़ चुका तो प्लांट को ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी। लेकिन देखो जो पोल्स वाले जो रीजन है वहाँ पे सनलाइट जो आ रही है, सन की जो रेज आ रही है उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, उनको डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो वहाँ पे सोलर इनपुट कम होता है, इसलिए तो टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सोलर इनपुट कम है तो प्रोडक्टिविटी कम है, तो कंज्यूमर अपने आप कम हो जाएंगे, ठीक है, कंज्यूमर कम हो जाएंगे तो डाइवर्सिटी भी कम हो चुकी है। इक्वेटर पे कौन सा रीजन देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलता है, ठीक है, और पोल्स पे टेम्परेट, पोल्स पे टेम्परेट रीजन होता है। तो याद रखना पोल्स पे डाइवर्सिटी कम होती है, इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। इंडिया भी कौन सी साइड लाई करती है, इक्वेटर की साइड ही लाई करती है। इट इज़ बिकॉज, देखो यहाँ पे पोल्स पे डाइवर्सिटी कम क्यों होती है, इट इज़ बिकॉज डिक्लाइन इन टेम्परेचर, पोल्स पे टेम्परेचर बेटा जी कम होता है, माइनस में चला जाता है, ठीक है। दिस इज अ डीप इन द इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन एंड ऑल्सो डिक्रीज इन द वेजिटेशन। तो यहाँ पे सोलर रेडिएशन भी क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर सोलर इनपुट कम है तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्लांट्स वगैरह कम होंगे तो वेजिटेशन भी कम है, ठीक है। रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी होती है वो भी कम होती है स्पीशीज़ को सपोर्ट करने के लिए, प्रोडक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल ही वेजिटेशन वगैरह नहीं है, और बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन होती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे किसी भी स्पीशीज़ का सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस जगह पे बायोडाइवर्सिटी भी क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर रीजन, ठीक है, पोल्स बायोडाइवर्सिटी कम होती है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ये वाला भी। नेक्स्ट है राइट नॉट ऑन द रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस बाय पॉल एलरिच। पॉल एलरिच जो था उसने रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस कही थी, दी थी। उसने क्या कहा था, देखो यहाँ पे अगर मैंने ले रखा है, हाँ, इसने ये कहा था कि लेट्स सपोज ये एक एयरप्लेन है, ये एक एयरप्लेन है, तो एयरप्लेन में क्या है, ये किससे बनी है, स्क्रूज से बनी है, मतलब बहुत सारे मैटर से बनी है, और स्क्रू लगा रखे हैं ना उनको जोड़ने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। अगर मैं सीट का स्क्रू निकाल दूंगा, अगर मैं सीट का स्क्रू रिमूव कर दूंगा तो प्लेन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सीट बेल्ट का निकाल दूंगा तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने विंग का निकाल दिया तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सीट का निकाला तो प्लेन में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, प्लेन का निकाल दूंगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। इंजन का निकाल दिया तो प्लेन बिल्कुल ही काम नहीं करेगी। तो इंजन वाले स्क्रूज हैं, इंजन वाले जो रिवर्ट्स है वो मान लो है की स्पीशीज़, वो मान लो क्या है, की स्पीशीज़। तो ये पॉल एलरिच ने कहा था कि मान लो अगर एक इकोसिस्टम है, अगर यहाँ से मैं कोई भी नॉर्मल स्पीशीज़ को हटाता हूँ तो इकोसिस्टम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से की स्पीशीज़ को रिमूव कर दूँ, यहाँ से क्या रिमूव कर दूँ, की स्पीशीज़ हटा दूँ, की स्पीशीज़ हटा दूँ, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। की स्पीशीज़ तुम ऐसे समझ सकते हो, कि स्पीशीज़ तुम कुछ ऐसे समझ सकते हो, वो वाली स्पीशीज़ मान लो कि ये कोई दूसरी स्पीशीज़ है, ये कोई दूसरी स्पीशीज़ है, ये कोई दूसरी स्पीशीज़ है, ये इस वाली स्पीशीज़ से बेनिफिट ले रही है, इस वाली स्पीशीज़ को खा रही है। तो ये फूड वेब जो है, फूड वेब के बीच में है कि स्पीशीज़। अगर इसको हटा दूंगा तो इसको भी फूड नहीं मिलेगा, इसको भी फूड नहीं मिलेगा, तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो एक स्पीशीज़ के हटने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उसको बोलते हैं की स्पीशीज़। उसको क्या बोलते हैं, की स्पीशीज़ कहते हैं। आंसर देखते हैं। ही सजेस्टेड द हाइपोथेसिस, ने एक हाइपोथेसिस दी थी, टू अंडरस्टैंड द बेनिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, स्पीशीज रिचनेस के बारे में, विच ही अराइव्ड एट बाय कंपेयरिंग। उसने कंपेयर किया था इकोसिस्टम को किससे, एयरप्लेन से, ठीक है, विद रिवर्ट सीन इन एयरप्लेन। एयरप्लेन में जो, एरोप्लेन में जो रिवर्ट्स देखने को मिलते थे, स्क्रू देखने को मिलते थे, उससे कंपेयर किया। इट डेमोस्ट्रेट दैट द इकोसिस्टम इज एन एरोप्लेन। उसने मान लिया कि इकोसिस्टम को क्या मान लो अपन, एक बार एरोप्लेन मान लेते हैं, और जो स्पीशीज होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, रिवर्ट यानी स्क्रू मान लेते हैं। होल्डिंग टुगेदर, ये रिवर्ट्स क्या कर रहे हैं, जो एरोप्लेन के जितने पार्ट्स उनको टुगेदर होल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं। इफ़ ईच पैसेंजर बिगेन टू टेक रिवर्ट होम, अगर एरोप्लेन में जो पैसेंजर आ रहे हैं, ठीक है, वो आते जाएं और घर पे एक एक स्क्रू ले जाए, डिपिक्टिंग स्पीशीज एक्सटिंक्शन। स्क्रू ले जाने को तो अपन ये समझ सकते हैं स्पीशीज एक्सटिंक्शन हो रहा है, तो इकोसिस्टम पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही सेम स्क्रू वो कहाँ से ले जाए, विंग्स वगैरह से ले जाए या फिर इंजन से ले जाए, तो क्या हो सकता है, एयरप्लेन एकदम से कमज़ोर हो जाएगी, क्रैश भी कर सकती है। तो उसको हम बोलते हैं की स्पीशीज़, ठीक है, उसका एक्सटिंक्शन को हम क्या बोलते हैं, की स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन होना। तो ये बताया था किसने, पॉल एलरिच ने, ठीक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके थे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली, तो उनके मैंने अलग से यहाँ पे फोटोज़ इंक्लूड कर दिए। जैसे ये वाला किसका है, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप का
क्या है चार्ट, RELATIONSHIP, ये वाला रिलेशनशिप तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ सॉरी, तो ये क्या था, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का अपना क्या है, ग्राफ है, ठीक है। जो किसने दिया था, पॉल एंडिस ने दिया था, किसने दिया था, सॉरी, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, पॉल एंडिस ने तो वो दिया था, रिवेट हॉपर हाइपोथेसिस। स्पीशीज एरिया रिलेशन किसने दिया था, हाँ अलेक्जेंडर, ALEXANDER, अलेक्जेंडर वैन HAMBOLDT, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बर्ट ने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे क्या करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा, तो नंबर ऑफ स्पीशीज भी क्या करती है, नंबर ऑफ स्पीशीज भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्पीशीज भी क्या कर रही है, बढ़ रही है, लेकिन अप टू ओनली ए सर्टेन लिमिट। देखो पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ रही थी, ठीक है, फिर देखो धीरे धीरे उनका अमाउंट कम हो चुका है, फिर एकदम कम हो चुका है, फिर सीधा क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, फिर क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। ऐसा क्यों, जब तुम ढूंढने गए, एक पर्टिकुलर एरिया है तुम्हारा, तुम यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ खोजने गए, तुम साइंटिस्ट हो, तुम यहाँ पे स्पीशीज़ खोजने के लिए गए, तो तुम्हें स्टार्टिंग में देखो इतने एरिया में कितनी स्पीशीज़ मिल गई, 100 स्पीशीज़ मिल गई। फिर तुमने अपना एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन बढ़ाया, तो तुम्हें स्पीशीज़ क्या होंगी, अब इंक्रीज मिलेगी ना, क्योंकि जगह बढ़ चुकी है। लेकिन ऐसा भी तो होगा, जो स्पीशीज़ तुम पहले ही देख चुके हो वापस से रिपीट भी तो होगी, वापस से क्या होगी, रिपीट भी तो होगी, तो उसको थोड़ा ना काउंट करोगे, तो फिर धीरे धीरे अमाउंट क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन कुछ सेम स्पीशीज बार बार रिपीट भी कर रही होगी, तो इसलिए धीरे धीरे उनका अमाउंट कम भी हो जाता है। तो इसलिए ग्राफ कुछ ऐसा आता है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोला, हाइपरबोला, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कुछ समझ रहे हो कि स्पीशीज पहले तो बहुत इंक्रीज करेगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में धीरे धीरे उनका बढ़ने का अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। इसका ये जो इक्वेशन है वो ये है, S इक्वल्स टू C A⁻Z। जेड यहाँ पे क्या है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, एक टाइप से मान लो रेजिस्टेंस है, जो आगे स्पीशीज के बढ़ने को रोक रहा है। लेकिन ग्राफ क्या है, ऐसे स्टडी करना थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो log S इक्वल्स टू log C प्लस Z log A, इसमें हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे याद रखने की बात क्या है, Z का मतलब क्या होता है और C का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो Z का मतलब होता है रिग्रेशन कॉफिशिएंट, Z का मतलब REGRESS रिग्रेशन कॉफिशिएंट होता है, और C का मतलब क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। रिग्रेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल वैल्यूज होती है 0.1 से लेके 0.2 तक, लेकिन हाई वैल्यूज कितनी होती है, तो 6 टाइम कर दो, तो 0.62 कितनी हो जाएगी, 1.2, इसकी हाईएस्ट वैल्यूज हो जाएगी। तो ये वाला जो ग्राफ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर में, इसको अच्छे से कर लेना, किसने दिया था, ठीक है। इसकी लॉग की वैल्यूज भी याद कर लेना, नॉर्मल वैल्यूज भी याद कर लेना, ए का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, सब कुछ अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक्स एक्सेस पे एरिया दे रखा है, वाई पे स्पीशीज रिचनेस दे रखी है, ये भी अच्छे से याद कर लेना। चलिए फिर अब देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, ये भी क्वेश्चंस में इंक्लूड नहीं था, मैंने अलग से डायग्राम डाल दिया इसका। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो होता है इन सिटू कंजर्वेशन या फिर होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं, कि जहाँ पे स्पीशीज पाई जाती है, अगर मैं इसको वहीं पे कंजर्व कर रहा हूँ तो इसको इन सिटू कहेंगे, जहाँ पे स्पीशीज पाई जाती है उसको वहाँ से निकाल के कहीं और उसको कंजर्व कर रहा हूँ तो इसको क्या बोलेंगे, ऑफ साइट कंजर्वेशन या फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में देख लो क्या क्या आएगा, नेशनल पार्क, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सैक्रेड ग्रोव्स, ये सब किसका एग्जाम्पल है, इन सिटू के। एग्जाम्पल भी अच्छे से याद कर लेना। एक्स सिटू का एग्जाम्पल देखो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इन सिटू एक्स सिटू के एग्जाम्पल्स, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हो सकते हैं, ऑड वन आउट टाइप का आ सकता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या आ सकता है, जैसे बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, जू आ सकते हैं, एक्वेरियम आ सकता है, सीड बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें हम चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, कुछ होम गार्डन्स वगैरह, ये सब किसका एग्जाम्पल है, एक्स सिटू का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अपन इन सिटू में देख सकते हैं, क्या क्या आएंगे इन सिटू में, हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैक्रेड ग्रूव्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है, इन सिटू के एग्जाम्पल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखना इन सिटू में आएगी, लेकिन वाइल्ड लाइफ सफारी किस में आती है, एक्स सिटू में आएगी, वाइल्ड लाइफ सफारी किस में आएगी, एक्स सिटू में, ठीक है। इसमें क्या होंगे, बॉटनिकल गार्डन, जूज, वाइल्ड लाइफ सफारी, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सीड बैंक, पोलन बैंक, जीन बैंक,
ठीक है। फील्ड जीन बैंक, एक्वेरिया, होम गार्डन, ये सब किसका एग्जाम्पल है? एक्सेट हो गए। 4 इविल क्वाड्रेट्स जो क्वेश्चंस में भी आ चुके हैं, लास्ट टाइम यहाँ देख लो, वो 4 रीजन्स, 4, ठीक है, कितने होते हैं ये? 4 होते हैं वो 4 रीजन जिससे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? नुकसान होता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें से, और सबसे मेन जो होता है वो होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अगर मैं उनका हैबिटेट वगैरह ही हटा दूँ तो वो सर्वाइव कहाँ करेंगे? वो रहेंगे कहाँ पे? उनके पास घर ही नहीं होगा। तो हैबिटेट लॉस होता है। दूसरा होता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन आपने को देखने को मिलता था ना, किसमें? पैसेंजर, कबूतर जा जा जा, पैसेंजर पिजन में, ठीक है। पैसेंजर पिजन में हमें क्या देखने को मिलता है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। इतना ज़्यादा तुमने उससे मैसेज वगैरह पहुंचाया, चिट्ठियाँ पहुंचा दी कि अब वो एक्सप्लॉइट ही कर चुके हो तुम उसको। तो पैसेंजर पिजन ओवर एक्सप्लॉइटेशन का एग्जांपल है, ठीक है। ह्यूमन को ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट करता है नेचुरल रिसोर्सेज को। एलियन स्पीशीज इन्वेशन, कि मान लो एक एरिया था, पहले से यहाँ पे एक नेचुरल स्पीशीज रहती थी, बाहर से तुम कुछ दूसरी स्पीशीज ले आए, इस दूसरी स्पीशीज के आने से ये वाली स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, तो इसको बोलते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ठीक है। इम्बैलेंस क्रिएट होता है इसमें इकोसिस्टम में। को एक्सटिंक्शन, की मान लो 2 म्यूचुअली लिविंग स्पीशीज थी, अगर एक का एक्सटिंक्शन हो गया तो दूसरी वाली अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। तो ये हो गए 4 इविल क्वाड्रेट्स जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। तो दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।